हिंदी की आदि जननी क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बताएं। अपभ्रंश है, संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है। अब ये भी सवाल साथियों पेपर में बन चुका है। अब अगर आपको आता है तो आपको सिंपल लगेगा, अगर आपको नहीं आता है तो आपको जो है ये क्वेश्चन कठिन लगेगा। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर संस्कृत पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। हिंदी की आदि जननी क्या है साथियों? संस्कृत है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, वर्तमान हिंदी जो है किस लिपि में लिखी जाती है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर बताएं। देवनागरी, खरोष्टी, पाली, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का यहां पर आप लोग आंसर देने का प्रयास करिएगा। आपका राइट आंसर क्या है? वर्तमान हिंदी जो है किस लिपि में लिखी जाती है? लिपि का मतलब दोस्तों क्या होता है? किसी भी लैंग्वेज यानी किसी भी भाषा का जो लिखने का तरीका होता है उसे ही क्या कहते हैं? लिपि। तो हिंदी जो है साथियों ये आपका देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते होंगे देवनागरी लिपि है जो बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। कहाँ से? बाएं तरफ से जो है दाएं की ओर लिखी जाती है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है? यह भी सवाल पेपर में बन चुका है, बताएं। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दीजिएगा। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है? और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। तो जो लोग जा रहे हैं अनुच्छेद 343(1) पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड जो दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिएगा, हिंदी दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर बताएं। चलिएगा, प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस तिथि को मनाते हैं? सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो आप सभी साथियों को पता होगा कि 14 सितंबर 1949 को, कब? 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने जो है हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया था। ठीक है, हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। कब? 14 सितंबर 1949 को। इसलिए 14 सितंबर को जो है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सवाल पूछे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तब आप कहिएगा प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, ब्रजभाषा का केंद्रीय क्षेत्र क्या है? मथुरा, वाराणसी, इलाहाबाद, अयोध्या। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आप लोग बताएं। ब्रजभाषा का जो है केंद्रीय क्षेत्र क्या है? सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। आप लोग यहां पर आंसर दीजिएगा। चलिए, तो साथियों जो ब्रजभाषा के केंद्रीय क्षेत्र है वो है आपका मथुरा। याद रखें, जो ए विकल्प दिया है बिल्कुल आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाले दोस्त यहां पर बिल्कुल राइट होंगे। सवाल नंबर 6 देखिएगा, निम्नलिखित में से हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? बताइए। 52, 53, 51, 54। चलिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा सभी दोस्त यहां पर बताएं। और मुझे लगता है यहां पर काफी लोग गलतियां करेंगे। हिंदी वर्णमाला में जो है वर्णों की कुल संख्या कितनी है वर्तमान समय में? आप देखेंगे साथियों 53 है, 52 नहीं है भाई। ठीक है, हिंदी निदेशालय के द्वारा जो है एक वर्ड और जोड़ा गया है। कौन सा? ये आपका एक वर्ड जोड़ा गया है साथियों। ठीक है, 53वां वर्ड, तो याद रखिए आप लोग। ठीक है, तो अब देखेंगे अब 53 वर्ड हो चुके हैं। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। व्यंजन कितने हैं दोस्तों? व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। ये बेसिक जानकारियां हैं, आपको पता होना चाहिए। वर्ड कितने हैं? 53 है। स्वर कितने हैं? 11 है। व्यंजन कितने हैं? 33 है। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, निम्नलिखित में से जो है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? बताइए। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए, तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों 6 का उच्चारण देखेंगे आप लोग, कहां से होता है? तालु या तालव्य से होता है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे च वर्ग के अंतर्गत ये आपका आता है। च, छ, ज, झ, इया, यानी च वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आपके आते हैं इन सभी का उच्चारण किससे होता है? तालु से, यानी तालव्य से होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल, लुंठित ध्वनि जो है इसमें से कौन सी है? बताएं, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर बताइएगा। लुंठित ध्वनि जो है इसमें से कौन सी है? चलिएगा, यहां पर जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लुंठित ध्वनि साथियों र जो है लुंठित ध्वनि कहलाती है, और ये जो है अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत भी आता है। आप जानते होंगे य, र, ल, व,
ये 4 जो आपके वर्ड होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है लुंठित के बारे में, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। र को जो है लुंठित ध्वनि भी कहा जाता है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल कितनी होती है? क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर बता दीजिए। 30, 25, 28, 21। चलिए फटाफट आप लोग आंसर देते हुए चलिएगा। सेशन को लाइक भी करते हुए चलिएगा, शेयर भी करते हुए चलिएगा। बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है। वर्णमाला में जो है स्पर्श व्यंजनों की संख्या की बात करें तो आप लोग अगर बता रहे हैं 25, तो आप लोग बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से दंत वर्ड जो है कौन सा है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर आंसर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताएं। चलिए दंत से उच्चारित होने वाला वर्ड जो है साथियों यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो देखिएगा, जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट है। स का उच्चारण साथियों कहाँ से होता है? दंत से होता है, ठीक है। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे जो आपके त वर्ग के अंतर्गत जो वर्ड आते हैं जैसे त, थ, द, ध, न, इनका उच्चारण साथियों कहाँ से होता है? दंत से होता है। और जो स है साथियों, इसका भी उच्चारण कहाँ से होता है? दंत से होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 11। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आप लोग बता सकते हो। प्रख्यात में जो है कौन सा उपसर्ग है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है और आप लोग उत्तर दीजिएगा। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, ऑप्शन नंबर ए पर जो भी साथी गए हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रमाण में कौन सा उपसर्ग है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताएं। प्रमाण में जो है कौन सा उपसर्ग है? सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल स्क्रीन पर लग चुका है, यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द जो है कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर बताएंगे यहाँ पर। निम्नलिखित में से जो है ई प्रत्यय से निर्मित शब्द जो है कौन सा नहीं है? सवाल नंबर 13 का सभी का यहाँ पर आंसर आना चाहिए। सभी दोस्त उत्तर करिएगा, बताइए। तो यहाँ पर नाली, मंडली और टोकरी, इसमें देखेंगे आपका जो है ई प्रत्यय लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर नगरी में देखेंगे साथियों ई प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। तो यानी आपका जो सी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। जो भी साथी सी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, रसोइया शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर दीजिएगा फटाफट। रसोइया शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? फटाफट यहाँ पर आंसर दीजिएगा आप लोग, बताइए। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? रसोइया शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? चलिए, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा भाई? जब आप रसोइया शब्द को तोड़ोगे क्या हो जाएगा? रसोई हो जाएगा। क्या भाई? रसोई प्लस ईया हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें ईया प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। औपचारिक शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय लगा है? बताइए। फटाफट यहाँ पर आंसर आना चाहिए, सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए, बताएं। औपचारिक में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ऐसे ही सवाल पेपर में बनते हैं, बहुत ज़्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आपने पिछले साल का पेपर देखा होगा, नहीं पिछले साल के पेपर अगर आपने अच्छे से नहीं देखे हैं तो यहाँ पर करवाया जाएगा, ठीक है। चाहे यूपी हो गया, बिहार हो गया, अदर स्टेट हो गया, सारा क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। औपचारिक शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 पर, इक पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। इक प्रत्यय लगा हुआ है। मनुष्यता शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताइए। सवाल नंबर यहाँ पर 16 दिया है, इसका उत्तर यहाँ पर फटाफट आप लोग कर दीजिएगा। मनुष्यता शब्द में जो है कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक? तो आप जानते होंगे भाई ये आपका भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर आपका जो 3 दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सुंदरता हो गया, मित्रता हो गया, ईमानदारी हो गया, इन शब्दों में भी आप देखेंगे साथियों कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा आप जानते होंगे, इसे आप छू नहीं सकते हो, स्पर्श नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ जो है महसूस कर सकते हो, ठीक है। क्या ईमानदारी को आप महसूस कर सकते हो या छू सकते हो? आप कहेंगे छू नहीं सकते हैं सर, महसूस कर सकते हैं। तो भाई ईमानदारी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तन शब्द में कौन सा लिंग है? बताइए। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं है। फटाफट उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर आपका क्या होगा? तन शब्द जो है कौन सा लिंग है? जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 पर, पुल्लिंग पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल यहाँ पर दिया से,
किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? अलगाव की स्थिति जहां पर हो, अलगाव का भाव जहां पर उत्पन्न हो रहा है, तो यहां पर आपका अधिकरण का ये बोधक है, अपादान का है, कर्म का है, इनमें से कोई नहीं, बताएं। चलिए साथियों, अगर यहां पर अलगाव नहीं लिखा होता तब आप कह सकते थे करण हो सकता है। क्या भाई? करण कारक हो सकता है। लेकिन यहां पर देखेंगे आप लोग अलगाव है, तो यानी आप कह सकते हो अपादान। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अधिकरण का कारक चिन्ह क्या होता है? में होता है, पर होता है। कर्म का क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, इसका को होता है। अपादान क्या होता है? से होता है। अलगाव। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शब्द जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है? सोना, खुशी, मनाही, ईमानदारी। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बताएं। इसमें जो है आपका भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? चलिएगा सभी दोस्त आंसर दीजिएगा, राइट आंसर क्या है। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट है। खुशी, मनाही, ईमानदारी, ये भाववाचक संज्ञा है। ये आप देखेंगे साथियों, ये द्रव्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? संज्ञा यहां पर कर लीजिएगा दोस्तों, बताइए। यमुना जो है किस प्रकार की संज्ञा है? फटाफट आंसर दीजिएगा। द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। यमुना यानी साथियों विशेष नदी की यहां पर बात कही गई है। गंगा में क्या है साथियों? व्यक्तिवाचक संज्ञा इसमें भी हो जाएगी। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं नदी क्या है? नदी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूरी नदी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए आप कहिएगा जो है नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगर आप गंगा देखेंगे, गंगा, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी किसी विशेष नदी के बारे में बात कही जा रही है। आशा करता हूं समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं भाई। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? बताइए। सवाल नंबर 21 का आंसर दीजिएगा। यहां पर राइट आंसर क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम के जो है किस भेद का एक प्रकार है? चलिएगा, आप जानते होंगे साथियों पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? एक आपका उत्तम पुरुष होता है, दूसरा आपका मध्यम पुरुष होता है, तीसरा आपका होता है साथियों अन्य पुरुष। अन्य पुरुष होता है। ठीक है। तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं पुरुषवाचक पर, ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। उत्तम पुरुष जो है सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, आप भला तो जग भला शब्द में जो है कौन सा सर्वनाम है? बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट उत्तर दीजिए। आप भला तो जग भला शब्द में जो है कौन सा सर्वनाम है? यानी यहां पर आप में पूछा गया है, इसमें आपका कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? यानी साथियों यहां पर जो है स्वयं के बारे में बात करी गई है। ठीक है। क्या भाई? खुद के बारे में बात करी गई है, तो आप कहिएगा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल करेक्ट है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में आ चुका है। ठीक, आगे बढ़ें। आइए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? भाई लास्ट में स्कोर आप लोग जरूर बताइएगा, और लाइक की संख्या बढ़ाते चलिएगा। इसमें कोई चार्ज, कोई पैसा साथियों आपका नहीं लगता है। ठीक है। हमारा भी मनोबल बढ़ता है, आप जानते हैं। चलिए 23 का आंसर करिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम जो इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? सो, कौन, जो, कोई। सवाल नंबर 23 का आंसर करें। चलिए, कोई क्या है दोस्तों? ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है। जो क्या है? ये आपका संबंधवाचक के अंतर्गत आएगा। सो क्या है? ये भी आपका संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। लेकिन कौन क्या है दोस्तों? ये आपका प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएगा। बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। जो शब्द जो है कौन सा सर्वनाम है? सवाल नंबर 24 का उत्तर बताइए। निजवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक। क्वेश्चन नंबर 24 का आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है, फटाफट उत्तर करिएगा। जो शब्द जो है कौन सा सर्वनाम है? अभी हमने आपको बताया जो हो गया, सो हो गया, ये सभी कैसा सर्वनाम है? ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर साथियों राइट आंसर होगा। कोई आपसे मिलने आया है में कौन सा सर्वनाम है? बताइए। सवाल नंबर 25 का सभी का उत्तर आना चाहिए, फटाफट आप लोग उत्तर करिएगा। कोई आपसे मिलने आया है में कौन सा सर्वनाम है? चलिए
तो यहाँ पर देखेंगे कोई शब्द क्या दर्शाता है, किसी अनिश्चित चीज़ को जो है दर्शा रहा है, तो आप कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगला सवाल, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 26 का उत्तर बताइए, फटाफट आंसर करें आप लोग। वाच्य जो है कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 2, 5। जो लोग बता रहे हैं 3, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट है। वाच्य साथियों 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है कर्तव्यवाच्य, दूसरा होता है आपका कर्मवाच्य, तीसरा होता है आपका भाववाच्य। ये 3 प्रकार के आपके जो है वाच्य होते हैं। तो जो लोग सेकंड ऑप्शन पर यहाँ पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। यहाँ पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है बताएं। 27 नंबर के क्वेश्चन का आंसर करिएगा। राइट आंसर आपका क्या है? यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य जो है प्रयोग हुआ है? भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर क्या है? सभी दोस्त आंसर करिएगा। यहाँ पढ़ा नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, इस तरीके से अगर शब्द आए आपके सामने, क्या हो जाएगा भाई? भाववाच्य हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है बताइए। फटाफट आप लोग यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में कौन सा काल है? पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत, इनमें से कोई नहीं। चलिए उत्तर दे दीजिएगा फटाफट। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं अपूर्ण भूतकाल पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुरेश गीत गा रहा था। ठीक है, यानी साथियों कार्य जो हो रहा है वो भूतकाल में हो रहा है, लेकिन कार्य जो है पूर्ण नहीं हुआ है, कार्य जो है चल रहा है, यानी अपूर्ण है। तो आप यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत होगा। ठीक है, राम खाता होगा, यह किस काल का उदाहरण है बताइए। सही उत्तर क्या है? फटाफट यहाँ पर आंसर दीजिए। राम खाता होगा, यह किस काल का उदाहरण है? संदिग्ध भूतकाल है, संदिग्ध वर्तमान है, सामान्य भविष्य है, इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। तो जो लोग जा रहे हैं संदिग्ध वर्तमान पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर जो लोग गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भाई लास्ट में देखते हैं ऐसे कितने दोस्त हैं जो 25 प्लस सवालों को यहाँ पर सही किए हैं, ज़रूर बताइएगा। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है बताएं। आदमी बनना जो है मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप लोग आंसर कर सकते हो। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। चलिए, आदमी बनना मुहावरे का अर्थ क्या है? किसी अन्य जीव का आदमी में परिवर्तित होना, आदमी जैसा दिखना, अच्छा व्यवहार सीखना, इनमें से कोई नहीं। तो जो लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 पर जा रहे हैं, अच्छा व्यवहार सीखना पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है बताइए। आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करें। ज्ञान होना, भ्रम में पड़ना, आँख किरकिराना, इनमें से कोई नहीं। तो आँख खुलना जो मुहावरे का बिल्कुल सटीक अर्थ हो जाएगा साथियों, ज्ञान होना। क्या भाई? ज्ञान होना। तो ए विकल्प जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, नेकी कर दरिया में डाल, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है बताएं। नेकी कर दरिया में डाल, सही आंसर बताएं। मदद करके मदद की उम्मीद करना, घृणा के बदले प्रेम करना, उपकार करके उपकार की बात भूल जाना, कष्ट सहकर परोपकार करना, बताइए। सवाल नंबर 32 का आंसर करिएगा। नेकी कर दरिया में डाल, जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, उपकार करके उपकार की बात भूल जाना, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। आंसू पीकर रह जाना, फटाफट आप लोग आंसर करिएगा। ऑप्शंस को रीड करें। आंसू पीकर रह जाना, आंसू बहने ना देना, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, गुस्सा होना, चुपचाप दुख सह लेना। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं विकल्प डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आंसू पीकर रह जाना यानी चुपचाप दुख सह लेना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ बताइए। 34 का आंसर, किताब का कीड़ा होना, इसका राइट आंसर क्या है? सभी दोस्त यहाँ पर आंसर करिए। चलिए, किताब का कीड़ा होना इसका अर्थ क्या है? उत्तर दे दीजिएगा। बहुमूल्य वस्तु को नष्ट करने वाला, बहुत अधिक पढ़ने वाला,
ज्ञान का दुश्मन इनमें से कोई नहीं। किताब का कीड़ा होना यानी बहुत अधिक पढ़ने वाला। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे जो सेकंड है बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए। रास्ता देखना मुहावरे का इसका अर्थ क्या हो जाएगा, फटाफट बताएं। निराश हो जाना, प्रतीक्षा करना, पता लगाना, समय नष्ट करना। बताइए रास्ता देखना। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं इंतज़ार करना यानी प्रतीक्षा करना पर ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो साथी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आमरण में कौन सा समास है बताइए। आमरण में जो है कौन सा समास हो जाएगा, फटाफट उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर क्या है। आमरण हो गया साथियों आपका यथाशक्ति हो गया। कौन सा समास है इसमें, अव्ययी भाव समास होगा। जो लोग जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला पद जो है अव्यय होता है या पहला पद जो है उपसर्ग होता है। अगला सवाल देखते हैं, ये रहा सवाल नंबर नेक्स्ट उत्तर करिएगा। आप बीती में कौन सा समास है बताइए। आप बीती में जो है कौन सा समास हो जाएगा, सभी दोस्त आंसर करिएगा। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर तत्पुरुष समास पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यथासंभव में कौन सा समास है बताइए। सवाल नंबर 38 है, फटाफट आंसर करिएगा। जो लोग अभी तक चैनल पर नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती तब तक हम आपके साथ एक बेहतर कंटेंट के साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। जो क्लास की टाइमिंग है सुबह 11:30 बजे, दोपहर को 3 बजे, रात को 8:30 बजे। आज साथियों संडे था तो आज जो है आपको देखने को मिला होगा भूगोल के जो है 100 प्रश्न कवर किए गए हैं, उसको जाकर आप लोग जरूर कवर कर लीजिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट वहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है। तो यथासंभव में कौन सा समास है, जो लोग जा रहे हैं अव्ययी भाव समास पर ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल, नीलांबर में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 39 का उत्तर बताइए। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिएगा। नीलांबर में जो है कौन सा समास है। चलिए नीला है जो अंबर। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं कर्मधारय समास पर ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। चौराहा में कौन सा समास है बताइए, सभी को पता होगा। चलिए सही उत्तर क्या है, सभी दोस्त बताएं। चौराहा में जो है कौन सा समास है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं द्विगु समास पर, चौराहा यानी आप देखेंगे इसमें क्या होता है, द्विगु समास है, पहला पद संख्यावाची होता है। जो लोग ए विकल्प पर गए हैं वो बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है, इसमें बताइए कौन सा शब्द जो है बिल्कुल सही लिखा गया है। यहां पर दोस्तों आप देखेंगे अगना क्या है, बिल्कुल सही है। चांद क्या है आप देखेंगे अशुद्ध है, ठीक है। चांद आपका इस तरीके से होना चाहिए। आंख भी आपका अशुद्ध है, आंख भी आपका इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं ए ऑप्शन पर बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है इसमें आपका शुद्ध है बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर दीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त, आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
दोस्तों यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं। आप लोग पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे इसी पैटर्न पर सवाल पेपर में बन चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। पहला सवाल देखिए स्क्रीन पर लग चुका है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को जो है क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा, बोली, राजभाषा, साहित्य। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोग आंसर करेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइएगा। सवाल नंबर फर्स्ट का आंसर बताएं। जो लोग यहां पर जा रहे हैं बोली ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों आप लोग याद रखें, किसी भाषा का क्षेत्र विशेष में प्रचलित रूप जो होता है वो क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। क्या भाई? बोली। जैसे साथियों अवधि क्या है? अवधि हो गया आपका, ब्रज हो गया, भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, ये सभी क्या है साथियों? ये सभी जो है बोलियों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो यहां पर जो लोग बी ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? बोली कहा जाता है। बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो है किससे होता है? बताइए। लिखित भाषा से, लिपि से, व्याकरण से, इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो है किससे होता है? तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, व्याकरण पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों व्याकरण जो है भाषा को शुद्ध लिखने अथवा बोलने का नियम देता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। इनमें बिहारी हिंदी का रूप नहीं है, बताइए। मगही, अवधी, भोजपुरी, मैथिली। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दीजिएगा। इसमें से जो है साथियों बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आपको बताना है। चलिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी साथियों का यहां पर आंसर आना चाहिए। तो आप देखेंगे दोस्तों, आपका मगही, भोजपुरी, मैथिली, ये आपका जो है बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। और जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं अवधि पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, भी ये बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ये साथियों बिहारी हिंदी के अंतर्गत अवधि नहीं आती है, बल्कि आप देखेंगे ये आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत? ये आपका पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग सेकंड ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर चौथा देखिएगा। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बता सकते हो। हरियाणवी, हिंदी, कौरवी, भारती। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताएं। खड़ी बोली हिंदी का जो है अन्य सही नाम क्या है? कौरवी है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों खड़ी बोली का जो प्राचीन नाम है वो है कौरवी। ठीक है, याद रखें आप लोग। यहाँ पर आप देखिएगा जो थर्ड ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी थर्ड ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिएगा। रामचरितमानस की रचना जो है किस भाषा में की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। पिछले वर्ष का आप लोग पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे इसी पैटर्न पर पेपर में सवाल बन चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिएगा आप लोग। जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी अवधि पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों जो अवधि लिखा है ये गलत लिखा गया है, इस पे बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए। क्या भाई? बड़ी ई की मात्रा होनी चाहिए। तो जो लोग बी ऑप्शन पर जा रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों रामचरितमानस की रचना जो है तुलसीदास जी के द्वारा किस में करी गई भाई? अवधि में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर यहाँ पर देखेंगे छठा। वैदेही वनवास किसकी रचना है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक। बताइएगा वैदेही वनवास जो है किसकी रचना है? तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 7वां स्क्रीन पर लग चुका है, इंपॉर्टेंट है, बताइए। गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि होगी ये भी आप बताएंगे। चलिए सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। सवाल नंबर 7 का राइट आंसर क्या है?
तो जो लोग भाई ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, जो लोग ऑप्शन नंबर थर्ड पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, गए प्लस अग साथियों इसका बिल्कुल सही संधि विच्छेद होता है। और जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं अयादि संधि, अयादि संधि जो साथी बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। तो याद रखिएगा गायक में कौन सी संधि है, अयादि संधि है। ठीक है, और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गए प्लस अक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। आप सभी जानते हैं बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है, और आप जानते होंगे शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बिल्कुल आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक हम आपके साथ एक बेहतर कंटेंट के साथ बने रहेंगे। अत्याचार शब्द में जो है कौन सा उपसर्ग है बताइएगा। चलिए सभी लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करिएगा, राइट आंसर क्या है। साथियों उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के जो है प्रारंभ में जुड़ते हैं, आप जानते हैं। तो अत्याचार जो शब्द दिया है इसको अगर आप तोड़ोगे क्या हो जाएगा, अति धन आचार हो जाएगा। क्या भाई, अति धन आचार हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें उपसर्ग की तो आप देखिएगा अति क्या हो जाएगा, इसमें उपसर्ग है। तो जो ए ऑप्शन पर जो भी साथी गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर देखेंगे। सवाल नंबर 9 है सूक्ष्म शब्द का विलोम क्या हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिएगा, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या है। चलिएगा अगर बात करें साथियों यहां पर सूक्ष्म शब्द का जो अर्थ क्या हो जाएगा, आप जानते होंगे इसका अर्थ जो होता है बारीक, या आप कह सकते हो अदृश्य। क्या दोस्तों, अदृश्य। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा जो आपका इसका विलोम हो जाएगा स्थूल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि स्थूल का जो अर्थ होता है आप कह सकते हो मोटा या प्रत्यक्ष। ठीक है, ये आपका इसका विलोम शब्द हो जाएगा। जो भी साथी ए विकल्प पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। सवाल नंबर 10वां देखिएगा, काटो तो खून नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सभी लोग यहाँ पर करिएगा। ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, पीड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, गुस्सा शांत हो जाना। बताएं काटो तो खून नहीं लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा। सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। चलिए राइट आंसर क्या है, सभी दोस्त आंसर बताएंगे। जो लोग जा रहे हैं भय के कारण स्तब्ध हो जाना ऑप्शन नंबर 3 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, यानी साथियों अत्यंत डर की स्थिति। ठीक है, यहां पर जो लोग ऑप्शन नंबर 3 पर गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा जिसका वर्णन न किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जिसे वाणी व्यक्त न कर सके, जो वचन या वाणी द्वारा न कहा जा सके। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आप लोग यहां पर बताइएगा, सही आंसर क्या है। चलिए अवर्णनीय शब्द के लिए जो है यहां पर आपका उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा, सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें। इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसका वर्णन न किया जा सके। ए ऑप्शन आप देखेंगे यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी ए विकल्प पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन इसमें से आपका कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए सभी लोग आंसर दीजिएगा, अंतस्थ व्यंजन इसमें से साथियों आपका कौन सा हो जाएगा। सभी दोस्त आंसर दीजिए। तो बात करें साथियों अंतस्थ व्यंजन की तो आप जानते हैं 4 आपके जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन कौन से, य होता है, र होता है, ल होता है और आपका व होता है। ये 4 साथियों अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा ल आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में भी यहाँ पर देखिएगा ल है, तो 3rd ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 है, निम्नलिखित में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दीजिए, म ल ज ह। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, निम्न में से ऊष्म व्यंजन इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा। सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल है। जो लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी को वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। आप देखिएगा दोस्तों तीनों श आपके हो गए, ध्यान रखिएगा तीनों श आपके हो गए और आपका ह। ये 4 जो वर्ड होते हैं आपके क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और यहीं से जो है सवाल बनता है। ठीक है,
यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ह दिया है तो ह देखिएगा, ये आपका ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, डी विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया, क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर करिएगा। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां जो है कितनी है? 33, 48, 53 और आपका दिया यहाँ पर 44। सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें, आपका सही आंसर क्या है बताइए। तो आप जानते होंगे साथियों, स्वर कुल कितने हैं? 11 स्वर हैं। ठीक है, व्यंजन कितने हैं? 33 आपके जो है व्यंजन है। ठीक है, और आप देखिएगा 4 जो है आपका संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। यहां पर अगर आपसे पूछा गया, सीधा सवाल पूछा गया है कि हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं, तो आप देखेंगे पहले 52 हुआ करती थी, लेकिन साथियों अब जो है 53 हो गई हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हिंदी निदेशालय के द्वारा जो है एक वर्ड और जोड़ा गया है। ये कौन सा वर्ड है भाई? ये देखिएगा इस तरीके से वर्ड है। ठीक है, ये आपका एक वर्ड जोड़ा गया है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी अब जो है 53 वर्ड है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा में कुल वर्ड लिपियां कितनी हैं? 53 है, 52 नहीं है, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? नाक और मुख से, केवल नाक से, केवल मुख से, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर दीजिए आप लोग। सवाल नंबर 15 का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। अनुनासिक का संबंध साथियों किससे होता है बताएं। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं नाक और मुख पर, ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, अनुनासिक वर्ड आप जानते होंगे, इनका उच्चारण करते समय जो है नाक और मुख से जो है वायु निकलती है। ठीक है, कौन कौन से वर्ड होते हैं आप जानते होंगे? अंगा हो गया, अड़ा हो गया, इया हो गया, न हो गया, मा हो गया। ये सभी क्या है दोस्तों? ये आपके अनुनासिक के अंतर्गत आते हैं। याद रखें आप लोग, यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं नाक और मुख पर, ए ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा। लिखावट शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है बताइए। सवाल नंबर 16 का आंसर करिए। लाइक की संख्या बढ़ाते चलिएगा। ठीक है, इसमें आपका कोई चार्ज, कोई पैसा नहीं लगता। इससे क्या होगा, और भी साथियों के पास ये क्लास दोस्तों पहुंचती है। ठीक है, तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा, इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है, आपके लिए बेहतर चीजें लाने का प्रयास करते हैं। चलिए, लिखावट शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय है बताएं। जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, आवट पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। लिख प्लस आवट होगा क्या भाई? लिख प्लस आवट हो जाएगा। तो आप देखिएगा यहां पर जो प्रत्यय है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, आवट प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, जैसे बनावट हो गया, सजावट हो गया, इनमें भी आप देखेंगे आवट प्रत्यय ही लगा होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं भाई। सवाल नंबर नेक्स्ट स्क्रीन पर दिया गया है। चलिए, यहां पर सभी दोस्त आंसर देने का प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो यहां पर आप दोस्तों देखोगे मूल शब्द क्या है? मूल शब्द आप देखेंगे इसमें क्या है? मित्र है। ठीक है, क्या? मित्र है। ठीक है, और उपसर्ग इसमें हो जाएगा आपका शु हो जाएगा। ठीक है, और प्रत्यय इसमें क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल, सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग है बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइएगा। यहां पर कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आपको लग रहे होंगे सिंपल है। देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन साथियों नहीं है। आप लोग पिछले साल का पेपर देखेंगे तो पाएंगे, सवाल में देखिएगा जो पेपर बनता है उसमें सभी क्वेश्चन कठिन स्तर के नहीं होते हैं, कुछ क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। वो हमारी जिम्मेदारी है, मैं बार बार आपसे कहता हूं, वो सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग धैर्य के साथ सारी क्लास को अटेंड करते रहिएगा। एग्जाम तक जो है जिस भी लेवल का क्वेश्चन पेपर में बनता है वो सारे लेवल जो है कराए जाएंगे। परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है, वो हमारी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं। सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिएगा। चलिएगा, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नदी शब्द में जो है कौन सी संज्ञा है बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दे दीजिएगा सभी लोग। यहां पर नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है बताएं। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहां पर आंसर बताएं। चलिए, तो नदी साथियों क्या है? ये आप कहिएगा, ये आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्यों?
क्योंकि नदी जो है पूरी नदी जाति का बोध करा रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर गंगा यानी विशिष्ट नदी के बारे में बात की जाए, किसी व्यक्तिगत नदी के बारे में बात की जाए, तब आप कहिएगा इसमें क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नदी की बात करी गई है यानी सभी नदी जाति का बोध हो रहा है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें, ये रहा, शिक्षक शब्द में जो है कौन सी संज्ञा है। सवाल नंबर 20 का आंसर करें आप लोग, सभी दोस्तों का आंसर आना चाहिए। शिक्षक शब्द में जो है कौन सी संज्ञा है, भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए फटाफट उत्तर दीजिएगा आप लोग। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर जातिवाचक पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द में जो है कौन सी संज्ञा होती है, भाववाचक होती है, समूहवाचक होती है, द्रव्यवाचक होती है, व्यक्तिवाचक होती है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताएं। सेना, दल, सभा और कक्षा आदि शब्द में जो है कौन सी संज्ञा है, यहां पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए, बताइएगा। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं समूहवाचक पर, ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, सेना, दल, सभा और कक्षा ये सभी जो है समूह का बोध करा रहा है, इसलिए ये आपका समूहवाचक के अंतर्गत आएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोग यहां पर आंसर दीजिएगा। इसमें आपसे पूछा है पुल्लिंग शब्द के बारे में, आप लोग उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या है। चलिए, रक्षा, राष्ट्र, योग्यता, इच्छा, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, आप लोग यहां पर आंसर दीजिएगा। तो यहां पर देखिएगा दोस्तों, सभी लोग आंसर दीजिए, महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत लोग कंफ्यूज भी होते हैं। तो देखिए, राष्ट्र क्या है दोस्तों, ये आपका पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिएगा संबोधित कैसे किया जाता है, कहा जाता है कि मेरा राष्ट्र, ऐसा थोड़ी नहीं कहा जाता कि मेरी राष्ट्र। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, ये आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। रक्षा, योग्यता, इच्छा ये सभी क्या है, ये आप देखेंगे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे यहाँ पर, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग हुआ है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दे दीजिएगा आप लोग। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग हुआ है, सवाल नंबर 23 का उत्तर दीजिए सभी लोग यहाँ पर, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। कर्ता, कर्म, संप्रदान, अपादान। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहां पर बताइएगा। शिक्षक ने पाठ पढ़ाया किस कारक का प्रयोग हुआ है। तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं भाई कर्ता पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप जानते हैं साथियों कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने। कर्म का क्या होता है, को होता है। संप्रदान का क्या होता है, के लिए होता है। ठीक है, अपादान का क्या होता है, से अलग। ठीक है, तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं भाई, जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी में कारक साथियों कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के कारक होते हैं। कौन कौन से आप जानते होंगे, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ठीक है, तो ये 8 प्रकार के जो है कारक होते हैं, ये भी पॉइंट याद रखें। अगला सवाल, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए, कई एग्जाम में सवाल बन चुका है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर क्या है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, यहां पर सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 पर, पंडिताइन पर, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। सवाल पूछा गया है पेपर में, सभी लोग उत्तर दे दीजिएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए, नेता का जो है स्त्रीलिंग रूप जो है दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा, यहां पर आपका सही आंसर क्या है, बताइए। जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, नेत्री पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल साथियों राइट आंसर होगा। कहानी शब्द का बहुवचन क्या होगा, सवाल नंबर 26 का उत्तर बताइए आप लोग। सवाल नंबर 26 का आंसर यहां पर आप लोग दे सकते हैं, कहानी शब्द का जो है बहुवचन क्या होगा। चलिए साथियों, नदी का बहुवचन क्या होगा, नदियां होगा। क्या दोस्तों, नदियां होगा, आप जानते हैं। उसी प्रकार से आप देखेंगे कहानी शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, कहानियां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है इस क्वेश्चन का, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कुछ किस प्रकार का सर्वनाम है, बताएं।
प्रश्नवाचक है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है। क्वेश्चन नंबर 27 के सामने आपके 4 विकल्प दिए गए हैं, आप लोग उत्तर दीजिएगा। चलिए, सही आंसर क्या है, सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। यानी आप जानते हैं साथियों, निश्चयवाचक सर्वनाम की अगर बात करें तो यह हो गया आपका, वह हो गया, ये आपका क्या है, निश्चयवाचक के अंतर्गत आएगा। निजवाचक के लिए यानी स्वयं के बारे में जब बात करी जा रही है, खुद के बारे में बात की जा रही है, उसमें क्या होता है, आपका निजवाचक होता है। ठीक है। अनिश्चयवाचक की बात करें तो अनिश्चयवाचक आप जानते होंगे साथियों, कोई हो गया, कुछ हो गया, ये सभी क्या है, अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आएगा। प्रश्नवाचक के बारे में बात करें, कौन हो गया, क्या हो गया, ये सभी क्या है, प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूं समझ गए होंगे। कुछ क्या है दोस्तों, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। सेकंड ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर है। मैं कौन सा सर्वनाम है, बताएं। ये जो मैं है साथियों, इसमें कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। सवाल नंबर 28 का आंसर बताएं आप लोग। चलिएगा, तो आप जानते होंगे तो दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक आपका उत्तम पुरुष होता है, एक आपका मध्यम पुरुष होता है, एक आपका अन्य पुरुष होता है। तो यहां पर जो दिया है मैं और हम, ध्यान रखिएगा, मैं और हम जो होता है साथियों, ये आपका किसके अंतर्गत आता है, ये आपका याद रखिएगा उत्तम पुरुष के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहां पर ये तो नहीं दिया गया है, यहां पर सीधा दिया गया है पुरुषवाचक, तो याद रखें आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं कौन सा सर्वनाम है, ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अच्छा, पुरुषवाचक के किस भेद के अंतर्गत आएगा, अगर आपसे ये पूछे तब आप कहिएगा उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखें, ये रहा, अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पदों का भेद बताइए। प्रविशेषण, सविशेषण, विशेषण, इनमें से कोई नहीं, बताएं। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अर्चना जो है अत्यंत सुंदर है। यानी आपको यहां पर दोस्तों क्या बताना है भाई, यहां पर जो है अत्यंत में आपको बताना है क्या हो जाएगा, कौन सा विशेषण हो जाएगा भाई। चलिए, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। प्रविशेषण है, सविशेषण है, विशेषण है, इनमें से कोई नहीं। अर्चना जो है अत्यंत सुंदर है। सुंदर क्या है दोस्तों, ये आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर कहा गया है कि अत्यंत सुंदर है, यानी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं भाई, प्रविशेषण कहते हैं। क्या दोस्तों, प्रविशेषण कहते हैं। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अत्यंत क्या हो जाएगा, ये आपका प्रविशेषण के अंतर्गत आएगा। जो भी साथी ए विकल्प पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। विशेषण के मुख्यतः जो है कितने भेद होते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर आप लोग यहां पर बता दीजिएगा। चलिए, सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 6 हैं, 5 हैं, 4 हैं, 2 है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। तो जो लोग यहां पर बता रहे हैं भाई 4, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहला आपका साथियों गुणवाचक विशेषण हो गया, दूसरा आपका संख्यावाचक हो गया, तीसरा आपका परिमाणवाचक हो गया, चौथा आपका जो है सार्वनामिक विशेषण हो गया। ये विशेषण के जो है 4 भेद होते हैं, इनको भी आप लोग रट लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, रोहन चाय पीकर बैठ गया, इसमें कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नाम धातु, बताएं। चलिएगा, सभी लोग यहां पर आंसर देने का प्रयास करें। तो आप देखेंगे दोस्तों यहां पर, चलिए पहले आप लोग आंसर दीजिएगा। संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नाम धातु क्रिया। रोहन चाय पीकर बैठ गया, यानी पहले क्या है, पहले रोहन ने जो है चाय पी, उसके बाद बैठ गया। ठीक है, आप देखेंगे दोस्तों यहां पर बैठना क्या है, यह भी आपकी एक प्रकार की क्रिया है, पीना क्या है, यह भी आपका एक प्रकार की क्रिया है। ठीक है, तो पहले जो है क्या किया, पहले उसने चाय पी, उसके बाद वो बैठा। तो आप देखेंगे ये आपका पूर्वकालिक का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर 2 जो दिया है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, उत्तर देंगे फटाफट आप लोग भाई। पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में इनमें से कौन सा काल है, बताइए। सवाल नंबर 32 का उत्तर दे दीजिएगा सभी लोग, यहां पर सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। चलिएगा,
यहां पर आंसर देंगे अपूर्ण वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल है, संदिग्ध है, इनमें से कोई नहीं। बताएं। पक्षी उड़ रहे हैं। यहां पर 32 का राइट आंसर क्या है बताएं। तो आप देखेंगे यहां पर दिया है उड़ रहे हैं, यानी क्रिया क्या है साथियों, प्रगतिशील है, गतिशील है, तो आप कहिएगा अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्रिया जो है साथियों जारी है, क्रिया जो है पूर्ण नहीं हुई है। तो जो लोग यहां पर बता रहे हैं अपूर्ण वर्तमान काल, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, मैं पढ़ूंगा किस काल का उदाहरण है बताइए। सवाल नंबर यहां पर 33 दिया है, इसका उत्तर आप लोग करिएगा मैं पढ़ूंगा, ये जो है आपका किस काल का एग्जाम्पल है। संभाव्य, सामान्य, भविष्यकाल, हेतु, हेतुमत, भविष्यकाल, इनमें से कोई नहीं। चलिएगा, तो आप देखेंगे जो लोग यहां पर जा रहे हैं संभाव्य भविष्यकाल पर, वो गलत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर देखिएगा साथियों किसी संभावना की बात नहीं कही गई है, बिल्कुल स्पष्ट कथन कहा गया है कि मैं पढ़ूंगा। यानी ये क्या है, ये आपका सामान्य भविष्यकाल के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है। क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर बताएं आप लोग। जो लोग टेलीग्राम चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है, 34 का उत्तर आप लोग यहां पर बता सकते हो। कुटिल, स्वार्थी, स्वार्थपरक, इनमें से कोई नहीं। बताइए, जो लोग जा रहे हैं यहां पर स्वार्थी पर, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, जो पीने योग्य नहीं हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा बताइए। जहर हो जाएगा, अपेय हो जाएगा, नापेय हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 35 का उत्तर बताएं। चलिए, जो पीने योग्य नहीं हो, देखिएगा जो पीने योग्य हो उसे क्या बोलेंगे साथियों, पेय बोलेंगे। ठीक है, और जो पीने योग्य नहीं है उसे क्या बोलेंगे, यहां पर जो लोग जा रहे हैं अपेय पर, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जहर नहीं होगा भाई, ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 36, आसमान से गिरा खजूर पर अटका, लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। बाधा मुक्त होना, एक नई मुसीबत में पड़ना, मुसीबत ही मुसीबत, मुसीबत में किसी का सहारा बनना। सवाल नंबर 36 का उत्तर करिएगा आप लोग फटाफट। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, लास्ट में आप लोग स्कोर अपना जरूर बताइएगा दोस्तों, जरूर जरूर कमेंट करिएगा। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक नई मुसीबत में पड़ना। यानी एक मुसीबत समाप्त नहीं हुई, दूसरी मुसीबत जो है स्टार्ट हो गई। ठीक है, यानी आपका जो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक संकट से निकलकर दूसरे संकट में फंसना, क्या हो जाएगा, यहां पर आसमान से गिरा खजूर पर अटका। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, बात का धनी मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। सभी को पता होगा, बड़ी फेमस जो है ये आपका लोकोक्ति है, सभी लोग आंसर दीजिएगा। 37 का उत्तर बताएं, बात का धनी होना। चलिए, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, वायदे का पक्का होना, बहुत बातें करना, बात से धनी होना, समझदार होना। सवाल नंबर 37 का राइट आंसर क्या है, यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, जो लोग जा रहे हैं ए विकल्प पर, वायदे का पक्का होना, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। द्वंद्व समास में जो है कौन सा पद प्रधान होता है, 38 का आप लोग यहां पर उत्तर दे दीजिएगा। चलिए, द्वंद्व समास में जो है कौन सा पद यहां पर प्रधान होता है, पूर्व पद, उत्तर पद, कोई तीसरा पद, दोनों पद प्रधान होते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद की जो है प्रधानता होती है। जैसे लाभ हानि, लाभ हानि में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा समास है, द्वंद्व समास हो जाएगा। दोनों पद की प्रधानता है, दोनों पद प्रधान है, यानी दोनों के जो है अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, राज दरबार में कौन सा समास है बताइए। सवाल नंबर 39 का उत्तर करिए, राज दरबार में कौन सा समास है। राज दरबार का जब आप यहां पर समास विग्रह करोगे क्या हो जाएगा, राजा का दरबार, क्या हो जाएगा, राजा का दरबार हो जाएगा। ठीक है, तो जो लोग यहां पर जा रहे हैं तत्पुरुष समास पर, ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 स्क्रीन पर लग चुका है। गौशाला में कौन सा समास है बताइए। गौशाला में जो है कौन सा समास है, सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिएगा। चाहिए, सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्तों बताएं। अगर आप साथियों यहां पर गौशाला का समास विग्रह करोगे क्या हो जाएगा, गाय के लिए शाला। शाला का मतलब दोस्तों क्या होता है,
स्थान होता है। क्या साथियों? स्थान होता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा जो लोग जा रहे हैं तत्पुरुष समास पर, ए विकल्प पर जो भी साथी यहां पर गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। आगे बढ़े, आइए देखते हैं यहां पर अगला सवाल। सही वर्तनी वाला शब्द इसमें से आपका कौन सा है बताएं। विकास जो है कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है। भाई इसमें कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा। ठीक है, सिंपल सा ये सवाल है, आप लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का आप लोग आंसर बताएं। विकास जो है कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है, यहां पर आप लोग उत्तर दीजिएगा। जो लोग यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है, तो यहां पर आप देखिएगा जो सेकंड ऑप्शन दिया है विकास, आपका सेकंड ऑप्शन वाला बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उथला शब्द का विलोम शब्द क्या होगा बताइए। चलिए, उथला का विलोम क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर दीजिएगा। उथला का साथियों अर्थ क्या होता है? उथला का अर्थ हो जाएगा जिसकी गहराई कम हो। क्या भाई? जिसकी गहराई कम हो उसे क्या बोलेंगे? उथला बोलेंगे। ठीक है, और यहां पर इसका जो विलोम हो जाएगा गहरा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है इस क्वेश्चन का, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, सन्मार्ग शब्द का विलोम क्या हो जाएगा बताएं। सवाल नंबर 43 का आंसर दीजिएगा सब लोग। चलिए, सन्मार्ग का साथियों अगर मैं आपसे पूछूं कि सन्मार्ग का अर्थ क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे इस जब इस शब्द को आप विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा? सतधन मार्ग हो जाएगा। क्या? सतधन मार्ग हो जाएगा। सत का मतलब क्या होता है दोस्तों? सत मतलब आप कह सकते हो अच्छा, और मार्ग का मतलब क्या? रास्ता, यानी अच्छा रास्ता। ठीक है, सन्मार्ग का अर्थ जो होगा अच्छा रास्ता, और कुमार्ग इसका विलोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुमार का मतलब कह सकते हो बुरा रास्ता। ठीक है, ए विकल्प आपका राइट है। अगला सवाल, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा बताएं। सवाल नंबर 44 का राइट आंसर आप लोग दे दीजिएगा। कौटिल्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, सभी दोस्त यहां पर आंसर दीजिए। चलिए, आपका सही उत्तर क्या है सभी दोस्त बताएं। तो बात करें अगर यहां पर हम लोग कौटिल्य शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका जो साथियों अर्थ होता है कौटिल्य का, कुटिलता हो गया, या छल करना हो गया, या टेढ़ापन। ठीक है, और इसका जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आर्जव। आर्जव का मतलब क्या होता है साथियों? सरलता। क्या भाई? सरलता या सीधापन। सीधापन। ठीक है, आर्जव का अर्थ होता है। तो कौटिल्य का जो विलोम है ये आपका आर्जव होगा। बी ऑप्शन बिल्कुल साथियों राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, दिवाकर, हिमकर, प्रभाकर। 45 का उत्तर करिएगा फटाफट आप लोग यहां पर चलिएगा। साथियों जो क्लास की टाइमिंग होती है सुबह 11:30 बजे होती है, दोपहर को 3 बजे होती है, रात को 8:30 बजे होती है। तो इन सारी क्लासेस को आप लोग अटेंड करते हुए चलिएगा। यदि आप लोग अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो सूर्य के जो पर्यायवाची हो जाएंगे, दिनकर भी होता है, दिवाकर भी होता है, प्रभाकर भी होता है, लेकिन साथियों हिमकर नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला सवाल, मेढक शब्द का तत्सम रूप बता दीजिए। 46 का आंसर करिए। मेढक शब्द का जो है तत्सम शब्द क्या हो जाएगा बताइए। चलिए, मंडूक साथियों क्या है? मंडूक आप देखेंगे ये संस्कृत मूल का शब्द है और ये आपका मेढक हिंदी है। ठीक है, तो आप कहिएगा इसका जो तत्सम हो जाएगा भाई वो क्या हो जाएगा भाई? मंडूक होगा। ठीक है, मेढक क्या है? मेढक आपका तद्भव है, इसका तत्सम हो जाएगा मंडूक। जो लोग ए विकल्प पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल, जगन्नाथ में कौन सी संधि है बताइए। जगन्नाथ शब्द में जो है कौन सी संधि है? सभी को पता होना चाहिए और आंसर दीजिएगा आप लोग यहाँ पर। जगन्नाथ में जो है कौन सी संधि हो जाएगी? सभी दोस्त उत्तर करिएगा फटाफट यहाँ पर। चलिए, तो जगन्नाथ शब्द की अगर बात करें साथियों क्या हो जाएगा? जगत धन नाथ। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे कौन सी संधि है भाई? वो हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए ये रहा, इत्यादि शब्द में कौन सी संधि है बताएं। सवाल नंबर 48 का आंसर दीजिएगा। इत्यादि शब्द में जो है कौन सी संधि हो जाएगी? सवाल नंबर 48 का उत्तर करें आप लोग। तो अगर दोस्तों यहां पर बात करें हम लोग इत्यादि शब्द की, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इति धन आदि हो जाएगा। क्या भाई? इति धन आदि हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे
कौन सी संधि है, ये आपका जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, इत्यादि पर, यहाँ यड़ संधि पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, चिर चीर, यहाँ पर दो शब्द आपके सामने दिए गए हैं, अर्थ के सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें आपको अर्थ बताना है, चिर और चीर का दोनों का अर्थ आप लोग बताइए। चलिए उत्तर दीजिएगा फटाफट आप लोग, चलिए भाई फटाफट आंसर दीजिएगा। मात्र एक सवाल इस क्लास में और बचे हैं। अगर बात करें चिर का अर्थ क्या होता है, चिर का अर्थ होता है दोस्तों पुराना, क्या, पुराना, ठीक है। और चीर का जो अर्थ होता है वस्त्र होता है, ठीक है, वस्त्र होता है। अब देखिए यहाँ पर वस्त्र कहाँ पर देखने को मिलता है, वस्त्र दो ऑप्शन में देखने को मिलता है। चिर का मतलब क्या होता है, पुराना, पुराना कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड पे। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चिर का अर्थ हो गया पुराना, चीर का अर्थ हो गया वस्त्र। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट है। और ये है आपके सामने लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको करिएगा, ठीक है। आप जानते हैं जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर होता है आपके द्वारा करना होता है। वर्ड का अर्थ नहीं होता है रंग, सुंदर, जाति, अक्षर। देखते हैं ऐसे कितने दोस्त हैं जो इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपके स्क्रीन पर दिया है। जिनका आंसर सबसे पहले आएगा उनका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। तो आप सभी साथी जो है इस क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा। तो एक बार सभी लोग सेशन को शेयर कर दें, लाइक की संख्या बढ़ा दें, अपने सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जो भी क्लासेस यहाँ पर अपलोड की जा रही हैं, ठीक है। और अभी बहुत सारे कंटेंट आपको देने हैं, इसी तरीके से मिलता रहेगा। एग्जाम तक आते आते बेहतरीन तैयारी आपकी हो जाएगी। जैसे हिंदी हो गया, जीके जीएस हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, भरमार बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बस आप लोग डेली बेसिस पर बस आराम से क्लास करते हुए चलिएगा। आप जानते हैं जो हमारी क्लासेस भी होती हैं 30 मिनट की क्लास होती है, कोई 35 मिनट की क्लास होती है। बहुत ज़्यादा लंबी क्लास भी हम नहीं लेते हैं। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं भाई 50 क्वेश्चन लेके आएंगे, उसको 1.5 घंटे में सॉल्व करवाएंगे, 1 घंटे में सॉल्व करवाएंगे। हमारा उद्देश्य देखिए साथियों ये है कि कम समय में आपको बेहतर चीज़ें मिल जाएं, बस यही उद्देश्य हमारा रहता है, ठीक है। तो आप लोग इसी तरीके से मेहनत के साथ तैयारी में लगे रहें, पढ़ते रहिए खूब मेहनत के साथ, ठीक है भाई। तो देखिएगा यहाँ पर एक बार सभी लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इससे क्या होगा, जैसे कुछ ऐसे साथी होते हैं जिनको नोटिफिकेशन क्लास का नहीं पहुंचता है, तो वहां पर जो है क्लासेस शेयर कर दी जाती हैं, ठीक है। तो वहां से आप लोग अटेंड कर सकते हैं। कोई डाउट होता है अगर आपका 94 15 76 82 59 पर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि क्लास आपको बेहतरीन लग रही होगी। इसी तरीके से आप लोग मेहनत के साथ तैयारी करते रहें, लगाते रहिए। और ध्यान रखिएगा साथियों, जो रीजनिंग है, रीजनिंग भी साथ साथ में आप लोग पढ़ते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं एक अकेला व्यक्ति हूं, तो जो अब जितनी चीज़ें हमसे हो पाएंगी उतनी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो रीजनिंग अगर हो पाएगा तो हम करेंगे, इसलिए आप लोग जो है रीजनिंग पढ़ते रहिए, ठीक है। रीजनिंग जो है लगाते रहिए। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, आप जानते हैं यूपी बीएड में आप जानते हैं 50 सवाल यहाँ से आते हैं, ठीक है। 50 सवाल यहाँ से आते हैं रीजनिंग से। और हिंदी के आप जानते हैं 50 सवाल हिंदी के भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यानी 100 नंबर ये आपका हिंदी का हो गया, और 50 क्वेश्चन ये जो आपका पूछा जाता है रीजनिंग, ये भी आपका 100 नंबर का हो गया। यानी 2 विषय आपके बहुत स्कोरिंग होते हैं, इसको आपको अच्छे जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल क्लास होती है, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, डेली रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर दोस्तों सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं। पिछले वर्ष का आप लोग पेपर देखेंगे उठाकर तो पाएंगे इसी पैटर्न पर बिल्कुल सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं, और बहुत ही जल्द आपको चैनल पर देखने को मिलेगा पिछले साल का प्रश्न पत्र, यानी जो भी क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं हिंदी सेगमेंट में, वे सारे क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो आप लोग सारी क्लासेस को अटेंड करें जो भी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लग चुका है, सभी क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलिएगा। वागीश का सही संधि विच्छेद क्या है, यहाँ पर आप लोग बताएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। चलिएगा,
वागीश का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा और इसमें संधि कौन सी है ये भी आप बता सकते हैं। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं वाक धन ईस पर ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। और जो भी साथी ये भी बता रहे हैं कि इसमें जो है व्यंजन संधि होगी, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर है। निरोग में कौन सी संधि है बताएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर दे दिया गया है, इसमें आप लोग बताइएगा निरोग में कौन सी संधि है। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है और आपका दिया है विसर्ग है, इनमें से कोई नहीं, बताएं। तो निरोग शब्द की अगर बात करें साथियों, इसमें आप देखेंगे निह प्लस रोग होगा। क्या, निह प्लस रोग हो जाएगा इसका सही संधि विच्छेद। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर विसर्ग संधि पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निर्जन में कौन सी संधि है बताइए। सवाल नंबर 3 का उत्तर आप लोग बताएं यहाँ पर। चलिए, निर्जन में जो है कौन सी संधि हो जाएगी। निर्जन का सबसे पहले आप लोग क्या कर लीजिए भाई, संधि विच्छेद कर लीजिए। निर्जन शब्द की बात करें, निह प्लस जन हो जाएगा। क्या भाई, निह प्लस जन हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देखेंगे विसर्ग लगा हुआ है। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, वातानुकूल का सही संधि विच्छेद क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग यहाँ पर उत्तर बताइए, कोशिश करिए। चलिएगा, सभी लोग कोशिश करिएगा आंसर देने के लिए। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिएगा, तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं वात धन अनुकूल पर, ए ऑप्शन पर जो भी दोस्त यहाँ पर गए हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, ए ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल सही आंसर होगा। और इसमें अगर हम संधि की बात करें साथियों, यहाँ से आप देखेंगे त से निकलेगा अ प्लस हो जाएगा और यहाँ से निकलेगा भी आपका अ। ठीक है, दोनों मिलकर क्या बना देगा भाई, बड़ा आ हो जाएगा। तो ये क्या है, दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल है। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर दिया है, सभी साथियों का यहाँ पर उत्तर आना चाहिए, बताएं। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद क्या है और इसमें कौन सी संधि है, सभी लोग उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं भाई ब्रह्म धन अस्त्र पर, ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल राइट है। यहाँ पर आप देखेंगे ब्रह्म से अ निकल गया और यहाँ पर अस्त्र से भी अ निकल गया, तो दोनों मिलकर क्या हो गया, बड़ा आ। तो आप कहिएगा क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल ये भी आपका हो जाएगा। जो भी साथी गए हैं ऑप्शन नंबर 2 पर ब्रह्मधन अस्त्र पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर उत्तर दीजिएगा आप लोग। चलिए, उच्छ्वास का जो है सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा और इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, ये भी आप लोग बता सकते हैं। चलिएगा, सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। बात करें अगर हम यहाँ पर उच्छ्वास शब्द की दोस्तों, तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा उत्धन श्वास हो जाएगा। क्या भाई, उत्धन श्वास हो जाएगा। और इसमें जो लोग बता रहे हैं सर इसमें व्यंजन संधि होगी, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ये आपका साथियों व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 7वां है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे क्या सर इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ संधि विच्छेद का ही क्वेश्चन लिया गया है, संधि का ही क्वेश्चन लिया गया है। जी नहीं, इसमें आपको हर टॉपिक को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो धैर्य के साथ बने रहें आप लोग। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पर उत्तर आप लोग करें। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइएगा। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं प्रतिधन उत्तर पर, ऑप्शन नंबर 2 पर, वे बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो 2 दिया है ये बिल्कुल आपका सही उत्तर होगा। अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी का यहाँ पर आपको चयन करना है। यहाँ पर साथियों आपको बताना है अस्थाई कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है, बताइएगा। चलिएगा, सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करें। सही आंसर क्या हो जाएगा। अस्थाई का मतलब दोस्तों आप जानते होंगे, अस्थाई का मतलब स्थिर रहने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। बी ऑप्शन में बिल्कुल आपका अस्थाई सही लिखा गया है, ध्यान रखें, बी ऑप्शन करेक्ट है। सवाल नंबर 9 है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें आपको बताना है जल्दी जो है कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है। सवाल नंबर 9 का उत्तर आप लोग करेंगे। चलिए, सवाल नंबर 9 का सही उत्तर क्या है, शुद्ध वर्तनी का यहाँ पर आपको चयन करना है। आप सभी दोस्त यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिए भाई, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। जल्दी आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही लिखा गया है, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है,
अगला सवाल देखिएगा, शुद्ध वर्तनी का यहाँ पर भी आपको चयन करना है दोस्तों। इसमें आपको बताना है प्रकथन कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है, सभी दोस्त बताएं। चलिए, यानी प्रकथन का सही शुद्ध वर्तनी क्या होता है आपको ये बताना है। चलिए सभी दोस्त यहां पर उत्तर देने का प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। इंपॉर्टेंट सवाल है, सभी दोस्त बताएं। चलिएगा, यहां पर जो लोग जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर सेकंड पर वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, ठीक है। जो लोग जा रहे हैं प्राकथन ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों प्राकथन का अगर मैं आपसे पूछूं इसका पर्यायवाची क्या होता है, तो इसका मतलब साथियों हो गया भूमिका। जो आप देखे होंगे किसी भी चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखी होती है, भूमिका हो गया आपका, ठीक है। प्रस्तावना हो गया, क्या दोस्तों, प्रस्तावना हो गया, इसका पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप देखते होंगे किसी भी पार्ट के किसी भी लेसन के पहले जो है ये जो प्राकथन लिखा होता है किसी भी किताब के फर्स्ट पेज पर, तो आप देखेंगे ये प्राकथन लिखा होता है, ठीक है। तो यही साथियों होता है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भूमिका इसका मतलब होता है, या प्रस्तावना भी कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलता है। अगला सवाल, शुद्ध वर्तनी का यहाँ पर भी आपको चयन करना है, रासायनिक कौन से विकल्प में बिल्कुल आपका राइट लिखा गया बताएं। सवाल नंबर 11 आपके स्क्रीन पर दिया है, सभी दोस्त यहां पर उत्तर दीजिएगा। सवाल नंबर 11 का राइट आंसर क्या है यहां पर सभी दोस्त बता सकते हैं। जो लोग यहां पर जा रहे हैं रासायनिक ऑप्शन नंबर ए पर वो बिल्कुल यहां पर भाई गलत हो जाएंगे, ठीक है। ए ऑप्शन पर जो लोग यहां पर गए हैं वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी वाले भी गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पर जो लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ईमानदारी से लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कितने सवालों को आपने सही किया है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें बताइए प्रतिवादी कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है। चलिएगा, अच्छा साथियों उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है ध्यान दीजिएगा, ये सवाल पेपर में बन चुका है। उज्ज्वल आपका इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, ये आपका सही होता है, ठीक है। यहां पर आप लोग बताएं शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, प्रतिवादी कौन से विकल्प में राइट है। तो जो लोग ए ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट है, ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, राम पढ़ता है, ये आपका कैसा वाक्य है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 13 का उत्तर आप लोग बताएं। चलिए, राम पढ़ता है ये आपका कैसा वाक्य हो जाएगा। आप देखेंगे साथियों यहां पर राम क्या है, करता है, पढ़ना क्या है, ये आपकी एक प्रकार की क्रिया है। तो एक करता है प्लस एक क्रिया है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका एक सरल वाक्य का एग्जाम्पल है। जो लोग यहाँ पर ए विकल्प पर जा रहे हैं वे बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। जैसे मोहन खेलता है, तो ये क्या दोस्तों, ये भी आपका एक सरल वाक्य है। अगला सवाल, उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, ये बताइए कैसा वाक्य है। उसने परिश्रम तो बहुत किया किंतु सफलता नहीं मिली, ये आपका कैसा वाक्य हो जाएगा। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि साथियों किंतु क्या है, ये आपका एक संयोजक शब्द है, यानी ये क्या है, ये आपका एक संयोजक शब्द के अंतर्गत आता है, यानी दो उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य यहाँ पर कर रहा है। तो आप कहेंगे ये आपका संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएगा। बी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। सवाल नंबर 15 का उत्तर आप लोग यहां पर बताइएगा। चलिएगा, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी दोस्त बताएं। चलिएगा भाई, सभी दोस्त बताएं। तो यहां पर आप लोग आंसर दे सकते हो, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे साथियों यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे, ये आपका क्या हो जाएगा, ये साथियों आपका हो जाएगा एक आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, ठीक है। और इसमें जो आपका मुख्य वाक्य है, मुख्य उपवाक्य है, वो हो जाएगा आपका अवश्य सफल हो जाओगे, ठीक है। तो यानी आप कह सकते हो ये आपका मिश्रित वाक्य का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। अगला सवाल, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। सवाल नंबर 17 का उत्तर दीजिए आप लोग। स्त्रीत्व शब्द में जो है कौन सी संज्ञा है, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा।
जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, द्रव्यवाचक है। जो लोग यहाँ पर बता रहे हैं व्यक्तिवाचक वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ माफ़ कीजिएगा वो बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएंगे भाई, गलत हो जाएंगे। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर भाववाचक पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, स्त्रीत्व क्या है, ये आपकी एक भाववाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। और अगर मैं आपसे पूछूँ ईमानदारी क्या है, ईमानदारी क्या है, ये भी आपकी भाववाचक संज्ञा है। बचपन क्या है, ये भी आपका क्या है भाई, भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा क्या है भाई, बुढ़ापा क्या है, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सवाल नंबर अगला, भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है बताइए। सवाल नंबर आपके सामने 18 दिया है, सभी दोस्त उत्तर बताएं। भारतीय का यहाँ पर बहुवचन क्या हो जाएगा, सही आंसर बताएं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर बताएं। तो भारतीय शब्द का आप बहुवचन देखेंगे साथियों, यहाँ पर जो लोग बता रहे हैं भारतीयों, ए ऑप्शन पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है बताइए। सवाल नंबर 19 का उत्तर बताइएगा। भाई ईमानदारी के साथ लास्ट में आप लोग सही बताइएगा ज़रूर कि आपने कितने सवालों को बिल्कुल यहाँ पर राइट किया है। साथियों क्वेश्चन का लेवल ऐसे ही होता है। हाँ, थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 2 से 4 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं थोड़ा सा इधर उधर से थोड़ा सा कठिन स्तर के पूछे जाते हैं, बल्कि सभी सवाल जो है सामान्य स्तर के ही होते हैं। घबराने की आपकी आवश्यकता नहीं है, जो भी लेवल पेपर में आएगा वो सारे लेवल यहाँ पर करवाए जाएंगे। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे इसका लेवल जो है थोड़ा सा और बढ़ाया जाएगा। बिल्कुल पेपर पैटर्न के आधार पर यहाँ पर चीज़ों को आपको दिया जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। सवाल नंबर 19 का आंसर बताएं। तो यहां पर बात करें साथियों, सूर्य शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है आपका सूर्या। यहां पर जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट होंगे। अगला सवाल, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, बुढ़ापा शब्द में जो है कौन सी संज्ञा है बताइए। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, ये क्वेश्चन आपको रट गया होगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 20 का राइट आंसर क्या है, बुढ़ापा क्या है दोस्तों, ये आपका जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ईमानदारी क्या है, मिठास क्या है, ये सभी आपके जो है भाववाचक के अंतर्गत आएंगे। भाववाचक संज्ञाएं वे संज्ञाएं होती हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, जिन्हें हम प्लेट में परोस नहीं सकते हैं, जिन्हें हम सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। ये आपकी क्या होती है, भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। वृक्ष से क्या गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं बताइए। इस वाक्य में जो है से किस कारक का चिन्ह है बताइएगा। कर्म है, करण है, अपादान है और आपका दिया है अधिकरण। सभी दोस्त आंसर छापिएगा फटाफट यहाँ पर। सवाल नंबर 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं। वृक्ष से जो है क्या गिरते हैं भाई, पत्ते गिरते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं करण कारक पर, करण का कारक चिन्ह क्या होता है दोस्तों, से होता है। ठीक है, कर्म का क्या होता है, को होता है। अपादान का क्या होता है, इसका भी से होता है। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, यहाँ पर भी से होता है, कर्ण का भी, अपादान का भी से होता है और यहाँ पर से आ रहा है। अधिकरण का क्या होता है, में होता है, पर होता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा कारक हो जाएगा, जो लोग कर्ण पर जा रहे हैं वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, जो लोग अपादान पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। से का यहाँ पर तात्पर्य ये है साथियों कि वृक्ष से जो है पत्ता अलग हो रहा है और जहाँ पर अलग होने का भाव उत्पन्न हो वहाँ पर आपका अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखें आपका जो सी विकल्प दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला सवाल, वृक्ष पर जो है पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है बताएं। सवाल नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर है, सभी का उत्तर आना चाहिए। वृक्ष पर जो है क्या बैठे हैं भाई, पक्षी बैठे हैं। कर्म का कारक चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने कर्म को। संप्रदान का क्या होता है, के लिए होता है। ठीक है, अपादान क्या होता है भाई, से अलग। ठीक है, अधिकरण का क्या होता है, में होता है, पर होता है। राइटिंग पर मत जाइएगा क्योंकि मैं हाथ से ही टाइप यहाँ पर लिख रहा हूँ, हमारे पास कोई अभी डिजिटल वो नहीं है, कह सकते हो आप लोग। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का आप लोग आंसर दीजिएगा। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, तो पर क्या है दोस्तों, ये आप देखेंगे अधिकरण ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोग डी ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर इसका होता है में होता है, पर होता है, कारक चिन्ह होता है। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, सवाल पेपर में बनता है। ठीक है, तो पर आया है यहाँ पर, जो लोग डी ऑप्शन पर गए हैं बिल्कुल राइट होंगे। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है बताइए। वो जो है घर से बाहर गया,
चलिए फटाफट उत्तर दे दीजिएगा। कर्ता कर्म करण अपदान। जो लोग जा रहे हैं डी ऑप्शन पर अपदान पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। अगला सवाल, आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? दीर्घ, विप्र, व्योम, इनमें से कोई नहीं। ये सवाल पेपर में बन चुका है, सभी साथी आंसर दे सकते हो। चलिएगा सवाल नंबर 24 का राइट आंसर क्या है? ये क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जा चुका है, तो आप लोग उत्तर दीजिएगा। आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? देखिएगा आकाश के जो साथियों पर्यायवाची होते हैं, गगन आपका हो गया, नभ हो गया, अंबर हो गया, और आपका ये सब तो सब जानते हैं, नभ, गगन, अंबर। लेकिन व्योम भी होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जो लोग थर्ड ऑप्शन पर जा रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, फूल का पर्यायवाची नहीं है, बताएं। सवाल नंबर 25 का उत्तर दे दीजिएगा। फूल का पर्यायवाची जो इसमें से आपका कौन सा नहीं है? सुमन, कुसुम, पुष्प, तनुजा। सवाल नंबर यहाँ पर 25 का उत्तर बताएं। चलिएगा तो आप देखेंगे ये जो आपका सुमन दिया है, कुसुम दिया है, पुष्प दिया है, ये तीनों साथियों किसके पर्यायवाची हैं? फूल के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक है, बाकी आपका जो तनुजा है दोस्तों, ये आपका किसका है? ये आपका भाई फूल का पर्यायवाची नहीं है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? पुत्री। क्या भाई? पुत्री। तो जो लोग डी ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द इसमें से कौन सा है? भास्कर, रवि, दिवाकर, सुधाकर। सवाल नंबर 26 दिया, उत्तर छाप दीजिए आप लोग। भिन्न अर्थ वाला शब्द इसमें से आपका कौन सा है? सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। चलिए भिन्न अर्थ वाला शब्द इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा? सभी दोस्त बताएं। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई, भास्कर है, रवि है, दिवाकर है, सुधाकर है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा भाई? सुधाकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ये साथियों अलग कैसे हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, भास्कर, रवि, दिवाकर, ये सभी आप जानते हैं ये आपके सूर्य के पर्यायवाची होते हैं। लेकिन सुधाकर जो है आपका, ये आप जानते होंगे चंद्रमा का होता है। क्या भाई? चंद्रमा का होता है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द इसमें से आपका कौन सा है? बताइए। सवाल नंबर 27 का उत्तर दे दीजिएगा। उषा है, दिन है, प्रभात है, सवेरा है। क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर छाप दीजिए आप लोग फटाफट, और लाइक की संख्या बढ़ाते हुए चले। बहुत मेहनत के साथ इस कंटेंट को तैयार किया जाता है, और आप जानते हैं शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिल्कुल फ्री में आपको कंटेंट दिया जा रहा है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने सभी साथियों के पास। हमारा भी मनोबल जो है बढ़ता रहे, और आपके लिए बेहतर कंटेंट इस तरीके से लाते रहें। ठीक है भाई, और जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाएगी तब तक हम आपके साथ एक बेहतर कंटेंट के साथ साथियों बने रहेंगे। मैं आपसे ये बार बार वादा करता हूँ। ठीक है, तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। जो भी लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग भाई। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 27 का उत्तर बताएं। तो यहाँ पर भिन्न अर्थ वाला क्या हो जाएगा? उषा, प्रभात, सवेरा। ठीक है, ये क्या है भाई? इसका मतलब उषा यानी भोर, प्रभात वो भी सवेरा, सुबह का दिन होता है, सवेरा सुबह का दिन। ठीक है, यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, ऑप्शन नंबर बी पर, ये बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका भिन्न अर्थ वाला शब्द है। बाकी आपके तीनों जो है एक ही अर्थ निकल रहे हैं। अगला सवाल, उत्तम का विलोम क्या है? बताएं। सवाल नंबर 28 का उत्तर छाप दीजिएगा। उत्तम का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बताएं। यहाँ पर आपका सही उत्तर छापिएगा आप लोग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा साथियों, उत्तम का अर्थ क्या हो जाएगा? उत्तम का अर्थ होता है जो अच्छा हो। क्या भाई? जो अच्छा हो। ठीक है, और इसका जो विलोम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा भाई? अधम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल, नीरस का विलोम बता दीजिए आप लोग। नीरस का विलोम शब्द क्या है? चलिए उत्तर दीजिएगा फटाफट आप लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन का। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, सरस पर, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका साथियों। अगला सवाल ये देखिएगा, मुख्य का विलोम शब्द बताइए आप लोग। चलिए मुख्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर दे दीजिएगा। चलिए सभी दोस्तों को यहाँ पर आंसर आना चाहिए। फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। लास्ट में ईमानदारी के साथ बताइएगा आपने कितने सवालों को सही किया है। तो देखिएगा, मुख्य का जो विलोम शब्द होता है दोस्तों वो हो जाएगा आपका भाई यहाँ पर, जो लोग जा रहे हैं विमुख पर वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल ये रहा, महान का विलोम शब्द क्या है? बताइएगा।
महान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। चलिए, तो आप देखेंगे साथियों, जो महान का अर्थ क्या होता है? महान का यानी बहुत बड़ा, जो श्रेष्ठ होता हो, ठीक है। और यहाँ पर इसका जो विलोम हो जाएगा क्षुद्र हो जाएगा, क्योंकि क्षुद्र का अर्थ होता है जो छोटा हो, तुच्छ हो, नीच हो, वो आपका छिद्र कहलाता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये रहा, अनुमति, किसी कार्य की आज्ञा देना। अनुमति का आपको अर्थ बताना है, किसी कार्य की आज्ञा देना, किसी कार्य के लिए निर्देश देना, किसी कार्य के लिए आदेश देना, किसी कार्य के लिए सहमति देना। सवाल नंबर 32 का आप लोग यहाँ पर आंसर बताएं। अनुमति का सही अर्थ क्या हो जाएगा? यहाँ पर सभी का आंसर आना चाहिए। सवाल नंबर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है साथियों, फटाफट आप लोग यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करिएगा। चलिए, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। किसी कार्य के लिए जो है सहमति देना, ये क्या है? किसी कार्य के लिए जो है सहमति देना, ये आपका अनुमति कहलाता है। आपका जो डी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखें, अन्योन्याश्रित, इसका अर्थ बताएं। किसी पर आश्रित होना, किसी पर आश्रित ना होना, एक दूसरे पर आश्रित होना, किसी को आश्रित बना देना। चलिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 दिया है, इसका उत्तर आप करेंगे, फटाफट आंसर देने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, ठीक है। ए ऑप्शन वाले साथी यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएंगे। एक दूसरे पर आश्रित होना, ठीक है, यानी परस्पर निर्भर होना। ऑप्शन नंबर जो सी दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल, वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं तो क्या कहलाता है? गोधूलि, सूर्यास्त, सायं बेला, अपहरण। सवाल नंबर यहाँ पर 34 दिया है, उसका उत्तर करें। चलिए, यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएं। यहाँ पर जो गोधूलि दिया है तो आप लोग यहाँ पर उत्तर दे सकते हैं। चलिए, जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे क्या बोलते हैं? परावलंबी, पराश्रित, परजीवी, पराधीन। सवाल नंबर 35 का उत्तर बताएं। जो दूसरों के सहारे जो है जीवित रहे, छाप दीजिएगा यहाँ पर फटाफट, आप लोग आंसर सही उत्तर दीजिएगा। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई पराश्रित पर, वो बिल्कुल गलत होंगे। परावलंबी वो भी आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, परजीवी, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या कितनी होती है? 36 का यहाँ पर उत्तर आपका आना चाहिए। चलिए, भरत मुनि के अनुसार जो है रसों की संख्या कितनी होती है? 8 है, 9 है, और आपके सामने 10 दिया है, 11 है। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं, सभी लोग यहाँ पर उत्तर बताइएगा। और हिंदी में रसों की संख्या कितनी मानी गई है ये भी आप आंसर कर सकते हो अगर आपको पता हो, ठीक है। चलो भाई, सभी लोग यहाँ पर उत्तर दीजिएगा। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं भाई ऑप्शन नंबर बी पर, वो तो गलत हैं, ठीक है। ये साथियों आप देखेंगे हिंदी में जो है रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है, ठीक है। तो जो लोग यहाँ पर 8 बता रहे हैं, भरत मुनि के अनुसार कितनी रसों की संख्या मानी गई? 8 मानी गई है। ए ऑप्शन जो आपका दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपके सामने सवाल नंबर 37। विभिन्न रस का स्थायी भाव बता दीजिए आप लोग। चलिए, सवाल पूछा गया है पेपर में भाई, और अस्थायी भाव से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में। चलिए, भय है, निर्वेद है, शोक है, जुगुप्सा यानी घृणा। विभिन्न रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? तो साथियों हमने अभी आपको बताया भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। और आधुनिक हिंदी में आप देखेंगे रसों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। इसको आप लोग याद रखें, ठीक है। और यहाँ पर विभिन्न रस का स्थायी भाव आपसे पूछा है। जो लोग बता रहे हैं जुगुप्सा या घृणा, वो बिल्कुल राइट है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विभिन्न यानी घृणा यानी घिनौना कह सकते हो आप लोग, इसका मतलब होता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? बताएं। 38 का उत्तर। क्रोध जो है किस रस का स्थायी भाव होता है? सभी दोस्तों का उत्तर आना चाहिए, फटाफट यहाँ पर छापते हुए चलें आप लोग आंसर। विभिन्न, भयानक, रौद्र, वीर रस। वीर रस की बात करें, इसका जो अस्थायी भाव होता है आप जानते होंगे भाई, उत्साह होता है। नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, उत्साह होता है। भयानक का भय होता है,
और विभिष रस का क्या होता है? जुगुप्सा होता है, जुगुप्सा। और रौद्र रस यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है आपका क्रोध। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। जिसके समान दूसरा ना हो, उसके लिए एक अर्थ शब्द क्या होगा बताइए? जिसके समान जो है दूसरा ना हो, अलौकिक, अगम, अप्रतिभा, अप्रतिम, बताएं। जिसके समान दूसरा ना हो, इसका एक शब्द में अर्थ बता दीजिए। फटाफट यहाँ पर उत्तर दीजिएगा आप लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। चलिएगा, यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं अद्वितीय पर, अद्वितीय तो हालांकि ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो आप लोग कर लीजिएगा, एक ऑप्शन में अद्वितीय कर लीजिएगा भाई। क्या? अद्वितीय कर लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अद्वितीय कर लीजिएगा, जिसके समान दूसरा ना हो। अगला सवाल, जहां पहुंचा जा सके, दुर्गम, अधिगम, सुगम, अगम। सवाल नंबर 40 दिया है, उत्तर दे दीजिएगा आप लोग। जहां आसानी से पहुंचा जा सके वहां पर साथियों क्या हो जाएगा? उसके लिए एक शब्द बता दें। दुर्गम, अधिगम, अगम, सुगम। चलिए, यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर, वो बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट है, सुगम, जहां पहुंचा जा सके आसानी से, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, जो बहुत बातें करता हो। आपके ग्रुप में ऐसे लोग तो बहुत सारे होंगे, क्यों भाई? जो बहुत सारी बातें करते होंगे, ठीक है। तो उनके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? बधिर हो जाएगा, बहुज्ञ हो जाएगा, वचनीय हो जाएगा, वाचाल हो जाएगा। बताओ, 41 का उत्तर छाप दीजिए आप लोग यहाँ पर। सही आंसर क्या है? फटाफट उत्तर बताएं। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वाचाल पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। भाई लाइक की संख्या बढ़ा दो आप लोग, इसमें कोई चार्ज, कोई पैसा आपका नहीं लगेगा। आप भी सोचते होगे सर कितनी बार बोलते हैं लाइक करने के लिए। भाई मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जिससे ये क्लास और भी लोगों के पास पहुँचे, ठीक है। और हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता बहुत ज़्यादा, इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो जाता, ये और भी लोगों के पास क्लास जो है पहुँचती है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग एक बार सेशन को लाइक कर दें। यदि आप चैनल पर नए हैं, जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अतिवृष्टि का यहाँ पर अर्थ क्या है बताएं? अत्यधिक विचार करने वाला, अत्यधिक वर्षा होना, अत्यधिक सूखा पड़ना, या अत्यधिक असंतुष्ट होना, बताएं। सवाल नंबर 42 का छाप दीजिएगा यहाँ पर आंसर आप लोग। तो अतिवृष्टि का मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा? अत्यधिक विचार करना, ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अत्यधिक वर्षा होना, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आंख का नीर ढल जाना, इसका अर्थ क्या है बताइए? आंख का पानी या आंख का नीर जो है ढल जाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सभी दोस्त उत्तर दे दीजिएगा। मरते समय आंसू बहाना, निर्लज्ज हो जाना, निरुत्साहित होना, निष्प्रभ होना। सवाल नंबर 43 का उत्तर आप लोग यहाँ पर कर सकते हो सभी दोस्त। चलिए, तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं निर्लज्ज होना ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। कान फूंकना का अर्थ क्या है? सवाल नंबर 44 का उत्तर आप लोग यहाँ पर बता सकते हो। सवाल नंबर 44 का राइट आंसर क्या बताएं? चलिए, कान फूंकना का अर्थ क्या हो जाएगा? चौकन्ना करना, चुगली करना, जादू टोना करना, दीक्षित करना। सवाल नंबर 44 का राइट आंसर यहाँ पर सभी दोस्त आंसर दे दीजिएगा। जो लोग बता रहे हैं यहाँ पर दीक्षित करना, ऑप्शन नंबर डी पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या कहीं कहीं पर आपको यहाँ पर ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा मंत्र फूंकना। क्या? मंत्र फूंकना, ये भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं डी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, कच्चे घड़े पानी भरना, इसका अर्थ क्या है बताइए? कच्चे घड़े पानी भरना, इसका अर्थ बता दीजिए आप लोग भाई। चलिए, कमजोर से मदद की अपेक्षा करना, ठीक ढंग से काम न करना, कठिन काम करना, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए वाले दोस्त यहाँ पर राइट है, कमजोर से मदद की अपेक्षा करना, ठीक है। अगला सवाल, छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या है बताएं? 46 का उत्तर बताएं। क्रिकेट के खेल का एक नियम, हराना, घायल करना, परेशान करना। छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या हो जाएगा भाई? बता दीजिए आप लोग, फटाफट आंसर दे दीजिए। घायल करना आपका सही है कि परेशान करना? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, परेशान करना। अगला सवाल, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा हो जाएगा बता दीजिए। फटाफट उत्तर आपका आना चाहिए। 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं, आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जानने का प्रयास करिए, महत्वपूर्ण है, सवाल बनता है पेपर में। देखिए, जो आपका संयुक्त व्यंजन होते हैं, 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों। आपका 6 होता है जिसका निर्माण होता है
क हलंत प्लस स से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है त्र, इसका निर्माण होता है त हलंत प्लस र से इसका निर्माण होता है, ठीक है। दो ये आपके हो गए। उसके बाद जगह नहीं है, दूसरी जगह लिखते हैं। देखिए छत्र हो गया, उसके बाद ज्ञ हो गया, इसका निर्माण किससे होता है, ज हलंत प्लस ईय से इसका निर्माण होता है। उसके बाद आपका आता है श्र, इसका निर्माण होता है बड़ा श हलंत प्लस र से इसका निर्माण होता है, ठीक है। ये आपके 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसमें आपसे पूछा संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो ज्ञ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसका निर्माण ज हलंत प्लस ईय से होता है, ठीक है। हलंत लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, यानी दंत से उच्चारित होने वाला वर्ड इसमें से आपका कौन सा नहीं है, बताइए। त न द ट, चलिए सही उत्तर क्या, फटाफट आप लोग यहाँ पर छाप सकते हो। राइट आंसर क्या है, तो आप देखेंगे साथियों दंत से उच्चारित होने वाले वर्ड आपके होते हैं जो त वर्ग के अंतर्गत आते हैं। त थ द ध न, तो यहाँ पर त भी है, न भी है, द भी है। इन तीनों का उच्चारण दंत से होता है, लेकिन ट का उच्चारण स्थान आप देखे होंगे मूर्धा से होता है, ठीक है। मूर्धन्य व्यंजन आपका होता है, मूर्धा से उच्चारित होने वाला होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। जिन शब्दों के अंत में अ आता हो उन्हें क्या कहा जाता है, बताइए। जिन शब्दों के अंत में अ आता हो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, यहाँ पर सभी दोस्त उत्तर दे दीजिएगा। अनुस्वार, अयोगवा, अंतस्थ, अकारांत। अनुस्वार की बात करें, आप जानते होंगे साथियों अनुस्वार आपके होते हैं कौन कौन से भाई। ये आपका दोस्तों हो गया अनुस्वार, ठीक है। और ये आपका हो गया, ये आपका हो गया अनुस्वार, ये हो गया आपका विसर्ग, ठीक है, आप जानते होंगे, ठीक है। तो अयोगवाह की बात करें अगर हम यहाँ पर, और यही जो आपका साथियों विसर्ग है और ये आपका जो अनुस्वार है, इन दोनों को क्या बोलते हैं, अयोगवाह बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। अंतस्थ व्यंजन आप जानते होंगे य, र, ल, व, ये आपके अंतस्थ होते हैं। तो यहाँ पर भाई आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अकारांत। अगला सवाल ये रहा, 6 वर्ड किसके योग से बना हुआ है। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया है, तो यहाँ पर आप बताइएगा, जरूर आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखते हैं किसका किसका आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही आता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, तो भाई यहाँ पर आपका चारों ऑप्शंस गलत हैं। क्यों भाई, चारों ऑप्शंस आपके गलत हैं, क्योंकि यहाँ पर हलंत नहीं लगा हुआ है क में। अगर यहाँ पर हलंत लगा होता तो आपका ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता, ठीक। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और डेली क्लासेस करने के लिए आप लोग जुड़े रहें शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से। सुबह 11:30 बजे क्लास होती है, दोपहर को 3 बजे होती है, रात को 8:30 बजे होती है। इन सारी क्लासेस को आप लोग ज़रूर अटेंड करें, महत्वपूर्ण सेशन होता है। पिछले साल का पेपर देखेंगे उठाकर तो पाएंगे इसी पैटर्न पर सवाल पूछे जाते हैं, जो भी यहाँ पर कंटेंट आपको दिया जा रहा है। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। कोई डाउट होता है 9415768259 पर हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। चैनल पर अभी तक नहीं जुड़े, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपके पास जो है नोटिफिकेशन पहुँचता रहे क्लासेस का, ठीक है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, और तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।